नेक्स्ट जो कंसेप्ट है उस पे बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आते हैं, है ना। इसका डायरेक्ट फार्मूला याद रखो। नॉर्मली हम लोग ये समझते हैं कि अगर हम अर्थ की सरफेस से एच हाइट पर चला गए तो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, mgh, है ना। तो यहाँ पर आवाज नहीं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के कंसेप्ट से हम क्या सीख सकते हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इस फॉर्मूले को याद रखना। अगर मान लीजिएगा अर्थ है, रेडियस r है, मास m है, ये इसका पॉइंट A हो गया, ये पॉइंट B हो गया। अगर आप चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहते हैं, यानी कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहते हैं, तो अगर यहाँ पर एक मास m रखा हुआ है तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी एट A वह किसके बराबर होगा, माइनस जी मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ बॉडी अपॉन r, ठीक है। फिर उसके बाद में फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, यानी व्हाइल यू आर लिफ्टिंग द बॉडी थ्रू हाइट h, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस जी मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ बॉडी अपॉन r प्लस h। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। नॉर्मली हमें पता है कि एक बॉडी जिसका मास m है उसको अगर हम h हाइट पर ले जाते हैं तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mgh। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh। लेकिन अभी यहाँ पर उसको और प्रॉपर एक्यूरेट फॉर्मूले पर अपन जा रहे हैं। फाइनल यानी माइनस जी एम एम अपॉन आर प्लस एच, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जी एम एम अपॉन आर, ठीक है। एलसीएम आ जाएगा आर प्लस एच इंटू आर, यहाँ पर होगा जी एम एम कॉमन माइनस आर प्लस एच। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज व्हाट, जी एम एम एच आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस एच बाय आर। स्मॉल जी इज इक्वल टू होता है जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज एम जी एच अपॉन 1 प्लस एच बाय। तो दिस इज द फंटास्टिक फॉर्मूला फॉर change in potential energy whenever the body is lifted by height h. It is not mgh, it is mgh upon 1 plus h by r. It is not mgh, it is mgh upon 1 plus h by। क्वेश्चन ये आएगा कि mgh क्यों बोलते हैं, तो whenever h is very very smaller than r, तो h by r क्या होगा, निग्लेक्टेड होगा, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा mgh। वर्क एनर्जी पावर में हम लोगों ने जो क्वेश्चंस करे थे उन क्वेश्चंस में हाइट जो थी वो 200 मीटर 300 मीटर, है ना, मीटर्स में थी। इवन 50 किलोमीटर तक एज बहुत बहुत छोटा लिया जा सकता है कैपिटल आर के विथ रेस्पेक्ट टू। तो इसलिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, mgh होगा, जब हाइट एज आर के कंपैरिजन में बहुत छोटी हो। लेकिन अगर हाइट अर्थ के कंपेरेबल होगी तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के लिए फार्मूला होगा mgh अपॉन 1 प्लस एच बाय। फार्मूला दिमाग में इस तरह से लिख लो कि मीटे नहीं, mgh अपॉन 1 प्लस एच। तो ये वाला जो फार्मूला है ये ज़्यादातर ग्रेविटेशन में इसलिए लगता है क्योंकि उस समय हमारी हाइट जो है वो कंपेरेबल विथ आर हो जाती है ना। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तो थ्योरी है ना। अब उसके बाद में क्वेश्चंस में आवाज नहीं, a body is projected from
अर्थ सरफेस विथ वेलोसिटी 8 किलोमीटर पर सेकेंड। एक बॉडी को मैंने ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर, अर्थ सरफेस से अगर हम 8 किलोमीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से थ्रो करते हैं ना, तो उसका पाथ क्या होता है? सर्क्यूलर होता है। अगर हम एज ए सैटेलाइट प्रोजेक्ट करते हैं, उसका पाथ क्या होगा? सर्क्यूलर, जो कि कल आपको सिखाया था, ऑर्बिटल वेलोसिटी नियर अर्थ सरफेस। लेकिन यहाँ पर 8 किलोमीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट करा। कैसे प्रोजेक्ट करा बेटा? वर्टिकली अपवर्ड। वर्टिकली अपवर्ड फ्लो करना है, ऐसे थ्रो करेंगे, और ऐसे थ्रो करेंगे तो बॉडी कब तक ऊपर जाएगी? जब तक उसमें है जान। जान का मतलब वेलोसिटी, ठीक है। तो फाइंड करना है मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय इट। मैक्सिमम हाइट कितनी अटेंड करेगी वो बॉडी? आया समझ में? अब ये इजी क्वेश्चन है और इसको दो तरह से सोचिएगा, है ना। दूसरा क्वेश्चन जो है वो है अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम ground with constant acceleration 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक बॉडी को ऊपर की तरफ थ्रो करा विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से अपवर्ड, रेस्ट फॉर 100 सेकंड it is accelerated। यानी ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन कितने सेकंड्स तक के लिए रहता है? 100 सेकंड। आफ्टर दैट एक्सेलरेशन इज रिमूव्ड। उसके बाद में एक्सेलरेशन हटा देते हैं तो बॉडी क्या होती है? अपने कांस्टेंट रिटार्डेशन जी से जाती। एक्सेलरेशन हटा दिया। देन फाइंड मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय बॉडी। बॉडी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगी? आया समझ में? ये दो क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो एक बॉडी को ऊपर की तरफ थ्रो करा एंड यहाँ पर वेलोसिटी जो है वो कितनी है? मीटर पर सेकंड में नहीं है। अदरवाइज क्या करते हैं अपन? बोलो, डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता? हाफ mv²। इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता? mgh। तो उससे h इज इक्वल टू क्या आता? v²/2g, है ना। वो कंसेप्ट हम लोग कहाँ लगाते हैं? वर्क एनर्जी पावर में, जहाँ पर प्रोजेक्शन की वेलोसिटी काफ़ी कम होती है, मीटर पर सेकंड में होती है। समझ गए? तो ये क्वेश्चन सॉल्व करके देखो, नहीं तो फिर मैं बताता हूँ। यस, सॉल्व करते हैं। बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी ऑफ 8 किलोमीटर पर सेकंड। क्या आ रहा है आपका आंसर? 3.2 किलोमीटर। R इक्वल टू H। शाबाश। सुनिए, ये बॉडी को अगर मैंने अर्थ की सरफेस से प्रोजेक्ट किया, समझ गए? कितनी वेलोसिटी से? 8 किलोमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी। वो ऊपर जाएगी, यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0, और ये h हाइट अटेंड करेगी। कंसेप्ट बियॉन्ड दिस इज व्हाट? डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू इंक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? हाफ mv² इक्वल टू इंक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा?
नॉट एम जी एच अपॉन 1 प्लस एच बाय आर, ठीक है। एम से एम गया, ओके। आपको क्या निकालना है, एच निकालना है, ठीक है। तो एच निकालने के लिए यहाँ पर मुझे सिंप्लीफाई कर देना चाहिए, है ना। तो अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो 8 किलोमीटर पर सेकंड है, यानी एक तरह से ये 8000 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, का होल स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या आ गया, जी की जगह 10 ले लेता हूँ, एच निकालना है, अपॉन 1 प्लस एच बाय आर, आर की वैल्यू क्या होगी 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6, 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ ना तो यह कितना आता है 64 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू इन द ब्रैकेट 1 प्लस एच अपॉन 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 इज इक्वल टू वॉट 20h, यस और नो। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 64 इंटू 10 टू द पावर 6 प्लस ये अगर मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 10h इज इक्वल टू क्या आ गया 20h, 20h माइनस 10h, 10h, h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर, दैट इज इक्वल टू आर, रेडियस ऑफ अर्थ। तो ये बहुत ही इजी कंसेप्ट था, बहुत ही कॉमन कंसेप्ट है। कल मैंने इसी चीज़ के लिए बताया था कि अगर तू 8 किलोमीटर पर सेकंड से दोस्त ऐसे फेंकेगा ना तो ये बॉडी ऐसे रिवॉल्व होने लगेगी। तू 8 किलोमीटर पर सेकंड से ऐसे फेंकेगा ना तो 1 सेकंड में वो अर्थ की विद रिस्पेक्ट टू 5 मीटर नीचे गिरती जाएगी। अगर तू 8 किलोमीटर पर सेकंड से ऊपर फेंकेगा तो वो कितनी हाइट तक जाएगा आर। और उसका उल्टा करेगा, उल्टा करेगा का मतलब क्या, अगर तू बॉडी को यहाँ से रेस्ट से रिलीज करेगा तो वो जब ग्राउंड पर आएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी 8 किलोमीटर पर सेकंड। तो ये जो है ना बहुत ही कॉमन, यानी कि ये ऐसा है कि रटने वाले चीज़ें, जैसे मैंने आपको बताया था कि अर्थ अपनी प्रेजेंट एंगुलर वेलोसिटी से कितना फास्ट घूमने लग जाए कि इक्वेटर पर वेटलेसनेस हो तो वो 17 टाइम्स है, वो हमें ध्यान रहता है। वैसे ये चीज़ जो है ना वो ध्यान रखिए कि अगर हमने एक बॉडी को अर्थ की सरफेस से एच हाइट से रिलीज करा तो वो ग्राउंड पर कितनी स्पीड से टकराएगी 8 किलोमीटर पर सेकंड। सेकंड क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा बड़ा है, सेकंड क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा बड़ा है। सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2 स्टेप्स लगेंगे। देखिए पहली बात तो ये अर्थ है, समझ गए। अर्थ से एक बॉडी को फेंका ऊपर, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ये एक्सेलरेटेड रहता है बेटा कहाँ तक 100 सेकंड तक, 100 सेकंड तक एक्सेलरेटेड रहता है। अब ये मत सोचना कि ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और नीचे 10 है, टोटल एक्सेलरेशन 50 मीटर पर सेकंड है स्क्वायर है। तो h1 हाइट तक का पहला मोशन कि वो 100 सेकंड में कितना ऊपर उठता है पहले वो निकालो। तो ये हमारा जनरल है, इट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। तो एस इज इक्वल टू क्या होता है बेटा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये लगाकर हम एस की जगह क्या रखेंगे h1, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन 50 है, टी का स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर। तो ये क्या आ गया 25 इंटू 1 2 3 4, यानी कुल मिलाकर क्या आ गया 250 किलोमीटर। तो वो 250 किलोमीटर तक ऊपर उठेगा। उसके बाद में एक्सेलरेशन हट जाएगा दोस्त, और उसके बाद में वह अंडर रिटार्डेशन नीचे आएगा। ठीक है आर्या। तो बेटा अभी तेरे को यहाँ पर बॉडी की वेलोसिटी भी निकालना है, लेट इट इज v1। अब v1 निकालने के लिए क्या करेगी तू, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाएगी। फाइनल वेलोसिटी v1, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन 50 एंड t इज 100, यानी कितना आ गया 5000 मीटर पर सेकंड। तो दोस्त एक तरह से अगला क्वेश्चन क्या है कि
इस h1 हाइट से तूने बॉडी को ऊपर फेंका, कितना ऊपर फेंका? 5000 मीटर पर सेकंड। जैसे अभी वाला क्वेश्चन था कि ग्राउंड से तूने 8000 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ऊपर फेंका था, अब तू क्या कर रहा है? h1 हाइट से ऊपर फेंक रहा है। तो वो बॉडी टोटल कितनी मैक्सिमम हाइट अटेन करेगी? तो हम मान लेते हैं कि ये बॉडी उसके बाद में इसका मोशन जो है ना वो कैसा होता है, ये और ऊपर जाएगी और रिटर्न होगी। तो ये टोटल कितनी हाइट अटेन कर ली? h। समझ में आया? तो ये पॉइंट हो गया B और ये पॉइंट हो गया C। तो यहाँ पर अगर मेरे को मैक्सिमम हाइट अटेन निकालना है ना, h निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कंसेप्ट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगता है यहाँ पे। टोटल एनर्जी एट B इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट C, जैसा वो डेल्टा U के फॉर्मूले में मैंने बताया था, डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, वैसा करा था। या फिर ये से भी कर सकते। तो B पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है? -G अपॉन R प्लस H1 प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या है? हाफ M 5000 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर इज इक्वल टू C पर पोटेंशियल एनर्जी होगी -G अपॉन R प्लस H प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? G। इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला वो वाला नहीं लगेगा, कौन सा? डेल्टा U इज इक्वल टू mgh, या डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि वो कहाँ पर वैलिड है? जब हम अर्थ की सरफेस से फेंकते हैं और h हाइट तक जाता है। यहाँ पे अर्थ की सरफेस से कितनी हाइट से फेंका? h1 हाइट तक, और वो टोटल अर्थ की सरफेस से h हाइट तक जाता है। तुम्हें सिर्फ ये अननोन है, बाकी सब पता है। देखिए m कॉमन निकाल कर कैंसिल कर सकते हो, ये कैंसिल हो गया। Gm की जगह क्या लिख सकते हो? GR स्क्वायर अपॉन ये 6400 किलोमीटर है, और प्लस h1 है 250, 6400 प्लस 250 यानी 6650। तो यह देगा 6650 इंटू 1000 आया समझ में, प्लस हाफ 25 इंटू 10⁻6 इज इक्वल टू वॉट? माइनस GR स्क्वायर अपॉन R प्लस H। देखिए G की वैल्यू 10 रख दीजिएगा, R की वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही अननोन है H। शायद इज्जत से सॉल्व करने पर आपको मिल भी जाएगा, है ना? ओके बेटा, तो ये सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। कैप्लर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन, है ना, आपकी थ्योरी का अंतिम पार्ट है ना, इसको बहुत ही अच्छे से समझिए। केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन, केपलर का ग्रह संबंधी नियम। ओके, एक जमाना था जब तो लोग ये बोलते थे कि अर्थ स्टेशनरी है और सारे यानी स्टार्स जो हैं, स्टार जो है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व। केपलर ने इसमें अलग बात बताई, है ना। उसके पहले जो लोग थे उनको संसार ने क्या कहा? मूर्ख कहा। तो व्हाट इज केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन? उसने ये बताया कि सारे प्लेनेट जो है वो अर्थ के सराउंड, अर्थ के अराउंड इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व होते हैं, और सन उसके एक फोकस पर होता है। तो बिफोर स्टार्टिंग केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन में थोड़ा सा इलिप्स को रिवाइज करवा दो, ठीक है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर मैं अभी आपको इलिप्स के बारे में बता रहा हूँ। ये इलिप्स है, इसका ये सेंटर होता है 0 0, ये O, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B,
ये पॉइंट सी, ये पॉइंट डी। ओ ए को हम बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस, जो कि कल है तुम्हारा। ओ बी को बोलते हैं सेमी माइनर एक्सिस। सेमी मेजर एक्सिस को हम ए से बताते हैं, सेमी माइनर एक्सिस को हम बी से बताते हैं, है ना। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे a कामा 0, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे 0 कामा b, करेक्ट। एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1 इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। देर आर टू फोकस, ये S1 एंड S2, ये दो फोकस होते हैं। S1 एंड S2 क्या होते हैं? फोकस। S1 का कोऑर्डिनेट होता है AE कामा 0 और S2 का कोऑर्डिनेट होता है माइनस AE कामा 0, करेक्ट। तो कुल मिलाकर यहां से यहां तक की लेंथ कितनी आएगी? AE आएगी। कुल मिलाकर यहां से यहां तक की लेंथ क्या आएगी? A। आया समझ में? ये जो फोकस है इसकी यहां से यहां तक की डिस्टेंस, यहां से यहां तक ये टोटल डिस्टेंस A है और ये डिस्टेंस AE है, तो ये डिस्टेंस क्या आएगी? A माइनस A। यहां से यहां तक की डिस्टेंस आएगी A प्लस A। अगर ये डिस्टेंस को मैंने R1 माना तो R1 की वैल्यू आ गई A माइनस AE, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस को मैंने R2 माना तो R2 बराबर आए A प्लस A। ओके। अगर फिजिक्स की बात करूं तो ये दो चीजों की जरूरत कम पड़ती है, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। एंड डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन जो है, दीज आर द पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो इसकी इक्वेशन आती है x इजिकल टू ए बाई ई, और इसकी वैल्यू होती है x, इसकी इक्वेशन होती है x इजिकल टू माइनस ए बाई। इनको बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स, उनकी जरूरत कम पड़ती है। हालांकि डेफिनेशन ऑफ इलिप्स क्या होती है? इट इज द लोकस ऑफ ऑल दोज पॉइंट whose distance from a fixed point called focus and perpendicular distance from a fixed line called directrix, उनका रेशियो क्या आता है? E आता है, और E की वैल्यू क्या होती है? लेस देन 1 होती है फॉर इलिप्स। एक और डेफिनेशन है इलिप्स की कि इलिप्स बनाने के लिए आप एक कोई लेंथ का स्ट्रिंग ले लो। क्या करो? कोई सी भी एक लेंथ की एक स्ट्रिंग ले लो और दो फिक्स पॉइंट पर नेल इंसर्ट कर दो। यहां पर क्या करो? नेल इंसर्ट कर दो, यहां पे नेल इंसर्ट कर दो, और स्ट्रिंग के एक एंड को यहां से जोड़ो, दूसरे एंड को यहां से जोड़ो। ओके, ये तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस प्लस यहां से यहां तक की डिस्टेंस, यानी PS1 प्लस PS2 इजिकल टू 2A अगर होता है, और यहां पर आप एक पेन लेकर उसको घुमा दोगे तो क्या बनेगा? ऐसा शेप। देखो, जब ये P यहां पर आएगा C पर, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या आ जाएगी? A माइनस A, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी? यहां से यहां तक की A प्लस, दोनों का सम क्या आएगा? 2A। A माइनस AE प्लस A प्लस AE इज इक्वल टू 2। आगे समझ? अगर मैं ये कहता हूं A और B में रिलेशन निकालो, यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी? A। यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी? A। समझा? क्योंकि ये लोकस ऑफ पॉइंट्स है ना, तो ये डिस्टेंस से B और ये डिस्टेंस से AE, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? A स्क्वायर। तो A स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? AE का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, ठीक है, प्लस B का स्क्वायर, यानी यहां पर A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर E स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा? B स्क्वायर।
तो बी स्क्वायर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर. दिस इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी. आया समझ में? तो छोटा सा एक्सप्लेनेशन जो है वो इलिप्स के बारे में आपको बताया है. इलिप्स में बेसिकली तुम्हें जो ग्रेविटेशन में ज़रूरत है वह क्या ज़रूरत है, एक तो देर आर टू फोसाई S1 एंड S2, है ना. द डिस्टेंस ऑफ वन फोकस फ्रॉम दिस वर्टेक्स इज A minus A, and distance of second vertex from this focus is A plus A. The equation of ellipse is x square by a square plus y square by b square equal to 1. A and B are the semi major axis and semi minor axis, and relation between A and B is b square is equal to a square into in the bracket 1 minus e square. समझ में है? ये इसलिए बता दिया क्योंकि आप लोगों को आगे इसकी ज़रूरत पड़ सकती है ना. अब हम आते हैं केपलर्स लॉ पर. तो केपलर ने 3 लॉ दिए हैं जिसमें उसने प्लैनेट्स के मोशन को बताया. ठीक है, 3 लॉज दिए जिसमें उसने प्लैनेट के मोशंस के बारे में बताया. इसका पहला लॉ जो है वो है पाथ ऑफ प्लेनेट. कैसा हो? तो ये लॉ ये बोलता है कि एवरी प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड सन, आवाज नहीं, इन एन इलिप्टिकल पाथ. सारे प्लेनेट इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व होते हैं. एंड सन लाइज एट एनी वन फोकस ऑफ इट. आया समझ? तो क्या बोला इसने कि सभी प्लेनेट जो हैं वो किस में घूम रहे हैं बेटा, इलिप्टिकल पाथ. सन यहां पे नहीं है, सन कहां पर है, ये यहां पर है सन. और प्लेनेट किस पाथ में घूम रहा है, जैसे ये अर्थ है, तो अर्थ ऐसे पाथ में घूम रहा है और सन उसके कहां पर है, किसी एक फोकस पर. पाथ एक ही है समझने के लिए. आया समझ में? तो दिस इज द पाथ ऑफ प्लैनेट के बारे में था. एवरी प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड सन इन एन इलिप्टिकल पाथ एंड सन लाइज एट एनी वन फोकस ऑफ इट. ठीक. जो दूसरा लॉ था वह उसने बताया था कि प्लैनेट कांस्टेंट स्पीड से नहीं चल रहा है, वेरिएबल स्पीड से चल रहा है ना. तो दूसरा जो था वो बताता है कि मोशन ऑफ प्लैनेट कैसा होता है ना. तो यहां पर स्पीड ऑफ प्लैनेट वेरीज in such a way that line joining planet to sun, planet to sun, प्लेनेट की स्पीड इस तरह से बदलती है कि प्लेनेट और सन को ज्वाइन करने वाली लाइन स्वीप्स equal area in equal interval of time. तो दूसरा लॉ ये बोलता है कि सन को और प्लैनेट को ज्वाइन करने वाली लाइन समान समय में समान एरिया स्वीप करती है. जैसे महेंद्र सिंह धोनी जो है वो स्वीप शॉट मारता है, तो वो जो शॉट होता है ना उसमें क्या होता है, एरिया स्वीप होता है. जैसे आप झाड़ू निकालते हो
तो झाड़ू स्ट्रेट ड्राइव करके नहीं निकालते कि किसी ने सोचा कि झाड़ू निकालना है इस हॉल का, तो क्या करेगा, वो झाड़ू को ऐसे पकड़ेगा, ऐसे ऐसे ले जाएगा, तो उसमें क्या लग जाएंगे, एक काम के 5 गुना बड़ा टाइम लग जाएगा। झाड़ू निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, अपने को झाड़ू को ऐसे चलाना पड़ता है, यानी कि एरिया को स्वीप कराना पड़ता है। समझ में आया? तो अभी यहाँ पर बहुत ही इजी लॉ है, इसको इसका प्रूफ भी बताऊंगा कि मान लेते हैं कि प्लैनेट कहाँ पर है, यहाँ पर, ये अर्थ यहाँ पर है ना, और अर्थ यहाँ से कहाँ पे पहुँच गई, यहाँ पर। तो अर्थ और सन को ज्वाइन करने वाली लाइन ये कहलाएगी, और ये स्वीप होगी, जैसे झाड़ू निकाला सन ने, इतना, ये इतना एरिया स्वीप कर। आया समझ में? यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है, हमारे अर्थ को t1 टाइम लग रहा है। अब अर्थ यहां पर है और अर्थ यहां से, यानी अर्थ की ये तीसरी पोजीशन आ गई, अर्थ यहां से यहां तक पहुंच गई। अरे भाई, इतने में इतनी चली और इतने में, इतने टाइम में इतनी ज्यादा चल गई। आया समझ में? डेल्टा टी टाइम में अर्थ E3 से E4 तक आ गई। अब अगर अर्थ E5 पर है तो डेल्टा टी टाइम में E5 से E6 तक है। गॉट इट? तो इससे किसी इंसान को क्या दिखता कि डेल्टा टी टाइम में इतना चली, इससे ज्यादा चली, इससे ज्यादा चली। इसका मतलब ये है कि व्हेनेवर द प्लैनेट इज क्लोजर टू द सन, देन इट स्पीड जो है वो क्या होगी, फास्टेस्ट होगी, और जब वो दूर होता है तो उसकी स्पीड क्या होती है, स्लो होती है। इसका कारण ऐसा नहीं कि पास में होता है तो गर्मी लगने के कारण तेजी से प्लैनेट निकल जाए, वो नहीं है। उसका कारण जो अभी ये बताया ना कि आपके केपलर ने ये लॉ निकाला कि प्लैनेट और सन को ज्वाइन करने वाला लाइन इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वीप करती है। यानी यहाँ पर एरिया ऑफ S1 E1 E2 इज इक्वल टू एरिया ऑफ S1 E3 E4 इज इक्वल टू एरिया ऑफ S1 E5 E6 इज इक्वल टू डेल्टा है। और ये कितने टाइम में है, इन टाइम डेल्टा टी। तो डेल्टा ए सेम है सभी के लिए, इन टाइम डेल्टा टी। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं पता है, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू कांस्टेंट। इसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टा ए बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब ये आता है एक और, दैट इज एरियल वेलोसिटी। इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा ए बाय डेल्टा टी को एरियल वेलोसिटी ऑफ ईच प्लेनेट इज कांस्टेंट। हर एक प्लेनेट की एरियल वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। यानी डेल्टा ए बाय डेल्टा टी इज कांस्टेंट। इट इज व्हाट, इट इज व्हाट, सेकंड लॉ। तो सेकंड लॉ था आपका मोशन ऑफ द प्लैनेट के बारे में, कि स्पीड बता रहा है कि स्पीड बढ़ कहाँ पे ज़्यादा होती है, कहाँ पे कम होती है, और किस तरह से वेरी होती है। एंड द थर्ड लॉ इज द सबसे स्वीट लॉ है, क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज होने वाला लॉ है एज ए फार्मूला। इस पे क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। और तीसरा जो लॉ है वो ये बोलता है, ये लॉ है टाइम पीरियड लॉ। और यह बोलता है स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ प्लैनेट, दैट इज टी। यानी टी का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ प्लैनेट, यानी टी स्क्वायर इज directly proportional to cube of
अब प्लैनेट और सन के बीच की डिस्टेंस तो वेरी है, कहीं पे कम है और कहीं पे ज़्यादा है। तो प्लैनेट और सन के बीच की डिस्टेंस का एक मीन निकाल सकते हैं हम लोग। क्या निकाल सकते हैं? मीन। तो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ विच डिस्टेंस? मीन डिस्टेंस बिटवीन planet and sun। दोस्त, मीन डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड सन जो आती है ना, वो आती है a। तो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। ये है हमारा थर्ड लॉ। टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, ये हमारा है थर्ड लॉ। समझ गए? तो सिंपल लॉ है। पहला लॉ कि प्लैनेट इलिप्टिकल पाथ में घूमता है, दूसरा है डेल्टा ए बाय डेल्टा टी इक्वल टू कांस्टेंट होता है, और तीसरा है टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू ए क्यू, है ना। इसमें प्रूफ ऑफ सेकंड लॉ, सेकंड लॉ का प्रूफ, सेकंड लॉ का प्रूफ बता दो। सेकंड लॉ क्या है? डेल्टा ए बाय डेल्टा टी इक्वल टू कांस्टेंट, है ना। सेकंड लॉ का प्रूफ आपके लिए आ रहा है। दिस इज द लोकेशन ऑफ सन, दिस इज द अर्थ या प्लैनेट, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ प्लैनेट है आर वेक्टर, और ये फोर्स एक्टिंग ऑन प्लैनेट है, दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इन दोनों के सिस्टम पर प्लैनेट रिवॉल्व हो रहा है अराउंड द सन, एंड सन को हमने क्या माना? स्टेशनरी माना है, और प्लैनेट उसके चारों घूम रहा है ना। और सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है प्लैनेट पर, और वो कौन सा लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स दैट एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सन, है ना, है ना। आपको यहां पर टॉर्क एक्टिंग ऑन प्लैनेट ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। टॉर्क एक्टिंग ऑन प्लैनेट ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स किसके अबाउट निकाल रहे हैं? अबाउट सेंटर ऑफ सन। तो दैट टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? आर वेक्टर क्रॉस एफ। तो टाउ इज इक्वल टू क्या होगा? आर इंटू एफ इंटू साइन 90 इंटू एन के। साइन 90 नहीं, सॉरी, साइन 180, क्योंकि आर वेक्टर इधर है, एफ वेक्टर इधर, दोनों एंटी पैरेलल है। गॉट इट? तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या आएगा? 0 वेक्टर। और टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है? डी एल वेक्टर अपॉन डी टी इक्वल टू क्या आ गया? जी। इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू कांस्टेंट है। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्लैनेट अबाउट द सेंटर ऑफ सन इज कांस्टेंट, एंड द फार्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम में एक फार्मूला होता है एंगुलर मोमेंटम का, दिस इज 2m इंटू डेल्टा ए बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू कांस्टेंट। एंगुलर मोमेंटम ऑफ एनी बॉडी के लिए फार्मूला क्या होता है? ट्वाइस ऑफ मास इंटू डेल्टा ए बाय डेल्टा टी, ठीक है, इज इक्वल टू कांस्टेंट। एम क्या होगा? कांस्टेंट। जब एम कांस्टेंट होगा तो झक मारकर डेल्टा ए वेक्टर अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा। ये शो करता है कि एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट। समझ में आया? अभी ये जो दूसरा लॉ है ना, उस पर बहुत क्वेश्चंस आए हैं। आप अगर बुक उठाकर देखोगे तो आपको नीट में ही 2-3 बार इस तरह के डायग्राम वाले क्वेश्चंस मिल जाएंगे कि ये एरियाज को लेकर उन्होंने क्वेश्चन बनाए।
समझ में आया? ठीक है, आया समझ में? अब यहां पर अगर मैं तुम्हें ये बताने की कोशिश करता हूं कि डेल्टा ए वेक्टर अपॉन डेल्टा टी इंटू 2m इज द एंगुलर मोमेंट, इसको मैं प्रूव कर देता हूं, क्योंकि तुम बोलोगे कि सर ये हमें नहीं पता, हमें तो एंगुलर मोमेंटम पता क्या है, आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। ठीक है, तो कुल मिलाकर इसको प्रूव करने के लिए थोड़ा सा मुझे आपको समझाना पड़ेगा, नहीं आए तो आप तो वही हो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या रटने वाले, है ना? तो दोस्त ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस से हम कंसीडर करते हैं कि पार्टिकल कहाँ पे घूम रहा है बेटा, वाई जेड एक्स प्लेन में, एक्जेड प्लेन में पार्टिकल घूम रहा है। ठीक है, सपोज करते हैं कि पार्टिकल यहां से यहां तक गया, छोटा सा, गॉट इट, दिख विजुअलाइज हो रहा है, 3D है। तो ये एक्स एक्सिस से ये जेड एक्सिस से एक पार्टिकल यहां से यहां पर ऐसा गया, है ना? ये वेक्टर है r1 वेक्टर, इसकी स्पीड क्या है, v है ना? ये वेक्टर होगा r2 वेक्टर, यहां पर ये a से b तक आया है डेल्टा t टाइम में, डेल्टा t टाइम आया समझ में? और डेल्टा t क्या है, बहुत स्मॉल है, तो यहां से यहां तक का जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा डेल्टा आर वेक्टर, ये डिस्प्लेसमेंट को डेल्टा आर से बता देता हूं, डेल्टा आर वेक्टर किसके बराबर होगा, v वेक्टर इंटू डी टी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम होता है। पार्टिकल का मास कितना है, m है, वो a से b तक आया, करेक्ट? ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम के लिए फार्मूला क्या होगा, आर वेक्टर या r1 वेक्टर क्रॉस mv वेक्टर, आया समझ में? यहां से m बाहर आ गया, r1 वेक्टर क्रॉस v वेक्टर, करेक्ट? ये पॉइंट O है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल OAB इज इक्वल टू होता है मॉड ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट, OA वेक्टर क्रॉस AB वेक्टर का मॉड का हाफ, करेक्ट ना? तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या आएगा, डेल्टा A इज इक्वल टू हाफ OA वेक्टर इज व्हाट, r1 वेक्टर क्रॉस OB वेक्टर इज व्हाट, V वेक्टर इनटू डेल्टा T वेक्टर का मॉड। तो r1 क्रॉस V वेक्टर का मॉड इज इक्वल टू क्या होगा, 2 डेल्टा A अपॉन डेल्टा T, समझ गए? इसको ले जाओ ऊपर, तो यहां पर तुझे क्या मिलेगा, यहां पर तुझे क्या मिलेगा बेटा, L वेक्टर का मॉड इज इक्वल टू एम इंटू इसका मॉड, और इसके मॉड की वैल्यू क्या है, 2 इंटू डेल्टा A अपॉन डेल्टा T, समझ में आया? तो इन दिस वे द एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू क्या आता है बेटा, 2m इंटू डेल्टा A बाय डेल्टा T, गॉट इट? इसे कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आगे का पढ़ा। यस बेटा, तो प्रूफ ऑफ सेकंड लॉ मैं आपको बता चुका हूं, उसका मतलब है डेल्टा A बाय डेल्टा T इक्वल टू कॉन्स्टेंट। प्रूफ ऑफ थर्ड लॉ, थर्ड लॉ है टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, है ना? जब प्लेनेट रिवॉल्व होते हैं अराउंड द सन, तो फर्स्ट 3 प्लेनेट का पाथ ऑलमोस्ट सर्क्यूलर होता है,
है ना। अर्थ के प्लैनेट का पाथ क्या होता है, ऑलमोस्ट सर्क्यूलर होता है। अर्थ के लिए ई की वैल्यू, ई यानी कैफी, ई यानी अपना कोएफिशिएंट और डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, इसेंट्रिसिटी है ना। मैथ्स में इसेंट्रिसिटी आती है, फिजिक्स ज़्यादा दिमाग में आ जाता होगा। तो ई की वैल्यू अर्थ के लिए होती है 0.03, और ई की वैल्यू टेंडिंग टू 0 होती है ना, तो पाथ क्या होता है, सर्कुलर। क्योंकि ई की वैल्यू अगर बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या होगा, बी इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू ए होगा, यानी पाथ क्या होगा, सर्कुलर। तो यहां पर टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। अगर ये प्रूव करना है फॉर सर्क्यूलर पाथ, तो कैसे करेंगे, यहां पर हम लोग क्या करेंगे, फिर ए अगर बी के बराबर होगा तो सन कहाँ होगा, यहाँ पर प्लेनेट कहाँ होगा, यहाँ पर है ना, मार्स, वीनस और अर्थ ये। अब यहाँ पर जो प्लेनेट है इसकी स्पीड क्या होगी, फिर सब जगह सेम होगी। ओके, तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या होगा, 2 पाई आर अपॉन वी। 2 पाई आर, आर इज द रेडियस है, आर इज द रेडियस है, और वी की वैल्यू क्या होती है वो निकालना पड़ेगी, क्योंकि वो जो ऑर्बिटल वेलोसिटी उसी तरह से निकलेगी। वो क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू सेंटीमीटर फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बराबर है, जी मास ऑफ द प्लैनेट इंटू मास ऑफ सन अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ये कैंसिल, समझ में आ रहा है, एम से एम कैंसिल, तो वी की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट ऑफ जी मास ऑफ सन अपॉन आर। करेक्ट, इसका स्क्वायरिंग कर दो तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब अपॉन जी इंटू मास ऑफ 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी इंटू मास ऑफ सन इज द कांस्टेंट फॉर सन एट ए सेंटर है ना। तो टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, आर। आर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड सन। तो ये जो प्रूफ है ये किसके लिए है, प्रूफ फॉर सर्क्यूलर पाथ। प्रूफ फॉर सर्क्यूलर पाथ, थर्ड लॉ का प्रूफ है फॉर सर्क्यूलर पाथ। लेकिन कोई बोलेगा कि सर बाद के प्लेनेट तो इलिप्टिकल पाथ में घूम रहे हैं, तो आपको आगे प्रूव करके रखना चाहिए कि अगर इलिप्टिकल पाथ में प्लेनेट घूम रहा है तो क्या टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मीन डिस्टेंस बिटवीन प्लेनेट एंड सन, जो कि किसके बराबर होता है, ए के बराबर होता है, वो फॉलो होगा कि नहीं होगा। तो उसका प्रूफ मैं बता रहा हूँ, और ये प्रूफ में जो कंसेप्ट मैं यूज करूँगा वो कई क्वेश्चंस के आंसर है ना, 3-4 क्वेश्चन के आंसर इन्हीं चीज़ों में आ जाएंगे। समझ में आया। तो अब प्रूफ ऑफ थर्ड लॉ है फॉर इलिप्टिकल पाथ। गॉट इट, इलिप्टिकल पाथ के लिए प्रूफ ऑफ थर्ड लॉ, ठीक है। ये सन है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस है r1। जब ये मिनिमम डिस्टेंस पर होता है तो वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, और जब ये यहाँ पर होता है तो वेलोसिटी इधर की तरफ होगी, वो मिनिमम होगी, और ये डिस्टेंस क्या होगी, r2। किसी इंटरमीडिएट पोजीशन पे है तो ये क्या कहलाएगा, r वेक्टर, और ये क्या कहलाएगा, v वेक्टर, ये प्लैनेट। गॉट इट। तो प्लैनेट इज रिवॉल्विंग इन एन एलिप्टिकल पाथ है ना, एंड सन इज एट द फोकस ऑफ दैट इलिप्स। तो यहां पर आपको पहला कंसेप्ट क्या सिखाया गया था बेटा, टॉर्क इज इक्वल टू क्या है, 0 है, इसलिए एल क्या रहेगा,
कंजर्व रहेगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। अगर इस पोजीशन को, इसको बोलते हैं अपोजी और इसको बोलते हैं पेरिजी। अगर सैटेलाइट्स हैं तो अपोजी और पेरिजी बोलते हैं, और प्लैनेट है तो उसको बोलते हैं अपहेलियन एंड पेरीहेलियन। ओके, पेरिजी यानी क्या? क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन। अपोजी, अपोजी यानी क्या है ना? मैक्सिमम डिस्टेंस, फास्टेस्ट डिस्टेंस, है ना? अब सुनिए, एंगुलर मोमेंटम एट पोजीशन ए इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ सन एट पोजीशन बी। ये पोजीशन को ए मान लिया, ये पोजीशन को बी मान लिया और ये पोजीशन को पी मान लिया, इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्लैनेट अबाउट सेंटर ऑफ सन एट पोजीशन पी। एंगुलर मोमेंटम होता है आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। इसका आर वेक्टर ये जाएगा और वी वेक्टर उसके परपेंडिकुलर है। यहाँ के लिए एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो एंगुलर मोमेंटम एट ए कितना आएगा? R2 V मिनिमम इंटू M। गॉट इट? MVR होगा क्योंकि साइन 91 होता है। बी पोजीशन पर क्या होगा बेटा? M R1 इंटू V मैक्सिमम। गॉट इट? और एनी पॉइंट P पर क्या होगा? M V R, और इन दोनों के बीच में एंगल है थीटा, तो इंटू साइन थीटा, इंटू साइन थीटा। आ क्या समझ में? आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, और आर और पी के बीच में एंगल इन दोनों जगह कितना है? 90 डिग्री एंड 90 डिग्री है, तो साइन 91 कर दिया और इधर का साइन थीटा। तो इससे मुझे क्या मिलेगा? R2 V मिनिमम इज इक्वल टू R1 V मैक्सिमम इज इक्वल टू VR साइन थीटा। इससे मुझे V मैक्सिमम अपॉन V मिनिमम इज इक्वल टू क्या मिलता है? R2 बाय R1। द वैल्यू ऑफ R2 क्या होता है? A इंटू 1 प्लस ई, A प्लस ए, और R1 क्या होता है? A माइनस ए। तो ये एक रिलेशन जो है वो क्वेश्चंस में काम आता है। मैंने कहा था कि कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोगों को मिलते जाएंगे यहाँ पर। ऑल्दो मैं थर्ड लॉ को पूरा डिराइव करूँगा कि टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू ए क्यू। तो V मैक्सिमम अपॉन V मिनिमम की वैल्यू R2 बाय R1 यानी A प्लस ई अपॉन A माइनस ई है ना? फिर उसके बाद में यहाँ पर अगर अपने को V1 और V2 ही निकालना है कभी, कि मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी और मिनिमम वेलोसिटी क्या होगी, वही निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे टोटल एनर्जी इज ऑल्सो कंजर्व, टोटल एनर्जी भी कंजर्व होगी। तो टोटल एनर्जी में क्या है? टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी इज इक्वल टू क्या होगा? टोटल एनर्जी एट पी। टोटल एनर्जी एट ए में क्या आएगा? माइनस जी मास ऑफ द सन इंटू मास ऑफ प्लैनेट अपॉन R2 प्लस काइनेटिक एनर्जी ने हाफ एम वी मिनिमम का स्क्वायर इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी क्या होगी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी मास ऑफ सन इंटू मास ऑफ द प्लैनेट अपॉन R1 प्लस हाफ एम इंटू वी मैक्सिमम का स्क्वायर, और टोटल एनर्जी एट पी इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस जी मास ऑफ सन इंटू मास ऑफ प्लैनेट अपॉन R प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। ओके, ये एक इक्वेशन जो है ये काम की। अगर मुझे V1 और V2 निकालना है तो मैं इन दोनों इक्वेशंस को लेकर कुछ कर सकता हूं, है ना? तो उसके लिए
उसके लिए हम क्या करते हैं कि यहां पर इसको इधर बुला लेता हूं, जी मास ऑफ सन इंटू मास ऑफ प्लेनेट अपॉन R1 इधर आकर प्लस हो जाएगा, माइनस जी मास ऑफ सन इंटू मास ऑफ प्लेनेट अपॉन R2 इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, हाफ एम वी मैक्सिमम का स्क्वायर माइनस हाफ एम वी मिनिमम का स्क्वायर। तो वी मिनिमम की वैल्यू रख देता हूं, तो वी मिनिमम की वैल्यू किसके बराबर आएगी, वी मिनिमम आएगा वी मैक्सिमम का स्क्वायर इंटू R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर। ओके, इसमें से एम कॉमन निकाल कर चलो निपटा डालो, निपटा दिया। यहां से जी मास ऑफ द सन कॉमन, एलसीएम आ जाएगा R1 R2 इधर आ जाएगा R2 माइनस R1, यस और नो बेटा, यस। यहां से क्या कॉमन आ जाएगा, हाफ एम वी मैक्सिमम का स्क्वायर कॉमन आ रहा है, यस, एम तो निकल गया है, तो यहां से क्या कॉमन आ रहा है, हाफ वी मैक्सिमम का स्क्वायर कॉमन आ रहा है बेटा, बचेगा क्या, 1 माइनस R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर, है ना। अब यहां पर जी मास ऑफ सन इंटू R2 माइनस R1 अपॉन R1 R2 इज इक्वल टू हाफ वी मैक्सिमम का स्क्वायर, करेक्ट। ये R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर है, इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, R2 माइनस R1 इंटू R2 प्लस R1 अपॉन R2 स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। तो V मैक्सिमम का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 जी एम एस, ये R2 से एक R2 कैंसिल, R2 ऊपर चला गया अपॉन R1 इंटू R1 प्लस R2, समझ में। अगर तू ये V मैक्सिमम पाता है तो तेरा V मिनिमम जो आएगा ना, वहां पर R1 की जगह R2 हो जाएगा और R2 की जगह R1 हो जाएगा, ठीक है। तो V मिनिमम की वैल्यू किसके बराबर होगी बेटा, अंडर रूट ऑफ 2g मास ऑफ सन इंटू R1 अपॉन R2 इंटू R1 प्लस R2। इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, अंडर रूट ऑफ 2 R2 कितना है, a प्लस ई अपॉन a माइनस ई बचेगा R2 बाय R1 की वैल्यू, तो 2gms इंटू इधर क्या बचेगा बेटा 1 प्लस ई, इधर क्या बचेगा बेटा 1 माइनस ई, और ये R1 प्लस R2 की वैल्यू 2 है, R1 प्लस R2 की वैल्यू 2। इधर अगर हम निकालेंगे वैल्यू तो क्या आएगा, 2g मास ऑफ द सन इंटू 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई इंटू 2 है, ये 2 से 2 कैंसिल कर सकते हो। तो दिस आर द वी मैक्सिमम एंड वी मिनिमम। अगर हमें ज़रूरत आती है, मैंने कहा भी था कि ये अभी तक जो है वो 3 क्वेश्चंस के आंसर्स आ चुके हैं। एक पेरीजी पर अपोजी पर वेलोसिटीज, उनका रेशो ये निकाल चुका हूँ मैं, है ना, क्योंकि ये क्वेश्चंस इटसेल्फ प्रॉब्लम है बेटा कि इसकी वैल्यू क्या हो, वी मैक्सिमम। अब उसके बाद में हमारा मेन कार्यक्रम क्या था, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब बताना, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब बताना। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्लैनेट इज इक्वल टू क्या है, एम वी मैक्सिमम इंटू R1, यस वन, ये मैंने एंगुलर मोमेंटम लिया। एंगुलर मोमेंटम को मैंने लिख दिया 2m इंटू डेल्टा ए बाय
इज इक्वल टू एम इंटू वी मैक्सिमम। वी मैक्सिमम की वैल्यू लिख दें, अंडर रूट ऑफ जी मास ऑफ सन इंटू 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई इंटू ए इंटू R1 is A इंटू 1 माइनस ई, A इंटू 1 माइनस ई। ओके, ये सब चीज़ें कांस्टेंट ही है, ये चीज़ें कांस्टेंट है, ये चीज़ फिक्स है ना, क्योंकि ई फिक्स है गिवन प्लैनेट के लिए। तो यहाँ पर डेल्टा ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, या ट्वाइस ऑफ डेल्टा ए इज इक्वल टू क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा और झोपड़ी के अंदर क्या बचेगा, जी एम एस 1 माइनस ई का स्क्वायर इंटू ए, जी एम एस इंटू 1 माइनस ई का स्क्वायर इंटू ए इंटू डेल्टा टी। गॉट इट? जो भी किया है वो अच्छा ही किया है। अब इसको अगर मैं इंट्रीगेट कर देता हूँ बोथ द साइड्स, तो आई थिंक हमें कुछ तो मिल सकता है ना। आस रखना पड़ेगी, रखना नहीं पड़ेगी, हो जाएगा। तो क्या है, 2 डेल्टा ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी एम एस इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर इंटू ए इंटू डेल्टा टी। इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन, कंप्लीट रिवॉल्यूशन। तो कंप्लीट रिवॉल्यूशन में इसका इंटीग्रेशन 0 टू टी जाएगा और इसका 0 टू ए जाएगा। 0 टू ए यानी कि कंप्लीट एरिया ऑफ द इलिप्स। तो ये आएगा 2 इंटू डेल्टा ए का इंटीग्रेशन ए होगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी एम एस इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर इंटू ए इंटू डेल्टा टी का इंटीग्रेशन टी, लिमिट क्या आएगी 0 टू कैपिटल। ओके, इस यहाँ पर एरिया ऑफ इलिप्स क्या होता है, एरिया ऑफ इलिप्स इसके पहले भी आ चुका है, वो होता है पाई ए बी। पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ द सर्कल होता है। सर्कल के लिए ए इक्वल टू बी होता है क्योंकि ई इक्वल टू 0 होता है। तो एरिया ऑफ द इलिप्स क्या होता है, पाई ए बी, है ना। यहाँ पर 2 पाई ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट ऑफ जी मास ऑफ सन इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर इंटू ए इंटू कैपिटल टी। इसका स्क्वायरिंग कर दीजिए, तो 4 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम एस इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर इंटू ए इंटू टी स्क्वायर। 4 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम एस इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर इंटू ए इंटू टी स्क्वायर। ये और ये और ये गया, तो क्या आया, टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी एम एस इंटू ए क्यू। इससे हमें क्या मिलता है, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू ए क्यू एंड ए इज व्हाट, मीन डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड सन, मीन डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड सन। गॉट इट? तो इट इज द प्रूफ ऑफ व्हाट, केप्लर्स थर्ड लॉ। इसमें जो मैंने बताया ना, उसमें v1 v2 को पूछा जाता है क्वेश्चन में, v1 अपॉन v2 की वैल्यू पूछी जाती है, पेरीजी अपोजी वगैरह के बारे में पूछा जाता है। g कब लगता है, जब सैटेलाइट से रिवॉल्व होती है, और हेलियन कब लगता है, जब प्लैनेट्स रिवॉल्व होते हैं। ओके, तो इस तरह से थ्योरी पार्ट जो है मेरा फिनिश हुआ है, किसके लिए, ग्रेविटेशन के लिए, है ना। ओके, मुबारक हो। अब उसके बाद में इसके क्वेश्चंस जो हैं वो मैं आपको कराऊंगा, लेकिन अभी एक क्वेश्चन दे देता हूं बस, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि इफ फोर्स बिटवीन टू बॉडीज is
proportional to r to the power n. फोर्स बिटवीन टू बॉडीज किसके प्रोपोर्शनल है? आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है, आर की पावर एन के प्रोपोर्शनल। यानी एफ इज इक्वल टू क्या देंगे? के इंटू आर की पावर एन। देन कमेंट ऑन केपलर्स थर्ड लॉ। तो केपलर्स थर्ड लॉ क्या बोलता है? टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। यहाँ पे ये टी स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल आएगा? आर क्यूब के कि आर की कुछ और पावर? तो यहाँ पर सोल्व हम ऐसा करते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बराबर है? के आर टू द पावर एन इज इक्वल टू क्या होगा? एम वी स्क्वायर बाय आर। यानी वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया? है ना। अब t इज इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई आर अपॉन वी, या टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर वी स्क्वायर की जगह लिख देता हूं के आर टू दी पावर एन प्लस 1 अपॉन एन। तो इसका मतलब क्या है? टी स्क्वायर is proportional to r to the power 2 minus n minus 1, यानी t square is proportional to r to the power 1 minus n. This is your answer. आया समझ? This is your answer. तो this is what complete theory practice और मैं बहुत अच्छे लेवल की कराऊंगा, इसे कॉपी कर लीजिए।